हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में। आरंभ बैच के अंदर हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की। जी हाँ, इसके अंदर हमारा लेक्चर नंबर 3 आ रहा है और ट्रस्ट कर बच्चा, आज का लेक्चर बहुत खास होने वाला है बिकॉज एक बढ़िया डेरिवेशन सीखने वाले हैं, साथ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे जो आपको बताएंगे कि भाई कितनी क्लोजली पैक होते हैं या फिर कितने पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। ठीक है, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, स्क्वायर में कैसा होता है, हेक्सागोनल में कैसा होता है, तो बहुत मजा आने वाला है। तो सारे स्टूडेंट से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हो तो अपने दोस्तों मित्रों यारों में इसको शेयर कर दो, और अगर आप इसमें पुराने हो, पहले से जानते हो कि अरे यार हम तो एकदम बहुत दिनों से सर को फॉलो कर रहे हैं, तो इस लेक्चर को शेयर करो अपने दोस्तों मित्रों यारों में, ताकि उनको पता चले जो नहीं जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस बहुत प्यारे से लेक्चर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हमारा लेक्चर नंबर 3 चल रहा है सॉलिड स्टेट का। बहुत धमाल होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि सॉलिड स्टेट में ना एक रिलेशन की मैं बात करूंगा, जरा ध्यान से देखना, मजा आएगा आपको एकदम। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मुझे रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन, मुझे लेना है कि भाई एक्चुअल में एज लेंथ, डेंसिटी, मोलार मास, ऐसे कुछ टर्म्स हैं जिनको मुझे आपस में रिलेट करना है कि ये एक्चुअल में इन टर्म्स ऑफ डेरिवेशन कैसे दिखते होंगे। ठीक है, इनको रिलेट करेंगे तो हम कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लो कि ए क्या है, पहले फुल फॉर्म समझो जरा। अगर मैं कोई भी एक क्यूबिक सेल लेता हूँ, अभी क्यूबिक सेल में 8 पार्टिकल हैं ऐसा मैं मान रहा हूँ, बट ये जरूरी नहीं कि भाई 8 ही होंगे। वो पार्टिकल SCC, BCC, FCC के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे यहाँ पर तो सिर्फ 8 पार्टिकल है, बट BCC में 8 के बाद कॉर्नर बीच में भी एक आ जाता है, FCC में तो हर सेंटर पर एक आ जाता है फेस के अंदर। तो पार्टिकल का नंबर बदलता रहेगा, मतलब जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा। ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ए। ये डिस्टेंस क्या है बच्चा, ए है। मतलब ए क्या है सर, ए जो है ना मेरा एज लेंथ है। ए क्या है मेरा, एज लेंथ है। पहले समझने की कोशिश करो, ए मेरा एज लेंथ है। अब इस ए को एज लेंथ बोलेंगे, लेकिन जो पार्टिकल है उसको मैं एन बोलूंगा। एन इज काइंड ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स यूज होंगे, तो हम बोलेंगे एन पार्टिकल्स यूज होने वाले, एन पार्टिकल यूज होंगे। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, कितने पार्टिकल यूज होंगे सर, एन पार्टिकल यूज होंगे। एक पार्टिकल का मास क्या होगा, मास ऑफ 1 पार्टिकल क्या होगा, एक पार्टिकल का मास क्या होगा सर, स्मॉल m ले रहे हैं हम लोग। बहुत ध्यान से देखना बच्चा, जो बोल रहा हूं बहुत समझो पहले चीजों को। ए क्या है सर, एज लेंथ है। ए क्या है मेरा, एज लेंथ है, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल n क्या है सर, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कितने पार्टिकल्स आने वाले हैं। जैसे कि अलग अलग क्यूबिक सेल के अंदर अलग अलग पार्टिकल्स होंगे। m क्या है, मास ऑफ 1 पार्टिकल है, एक पार्टिकल का मास है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल मास कितना होगा इस यूनिट सेल का, तो आप बोलेंगे सर टोटल मास के लिए, जो टोटल मास होगा, टोटल मास ऑफ यूनिट सेल की अगर मैं बात करूंगा, तो सर एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है कि n इंटू n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n है बच्चा, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इंटू m, ये मेरा टोटल मास बन जाएगा। कैसे सर, कैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा। जैसे कि मेरे पास 4 चॉकलेट हैं, समझो 4 चॉकलेट, तो मतलब n कितना ले लिया मैंने, 4 ले लिया। एक चॉकलेट का कॉस्ट बच्चा 2 रुपए है, तो बताओ कि टोटल कॉस्ट कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 4 इंटू 2, 8 रुपए हुआ सर। वैसे ही टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, n, और एक पार्टिकल का मास कितना है, m, तो n इंटू m करें तो क्या होगा, टोटल मास मिल जाएगा। टोटल पार्टिकल का मास, टोटल पार्टिकल का मास मतलब टोटल यूनिट सेल का मास आ गया। क्या इतना समझ में आया सबको, इतना चीज एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को? यस। तो चलिए यहीं पर हम शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, डेरिवेशन मैं ही कराने वाला हूँ, बट ये समय बचाने के लिए मैंने आपको लिखा है रिलेशनशिप। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन ये आएगा, जरा देख लो। क्वेश्चन कुछ ऐसा आने वाला है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास, मतलब कैपिटल M की बात कर रहा है जिसकी हमने बात की थी, डेंसिटी रो की बात कर रहा है, एंड और भी कुछ बोल रहा है क्या, जरा चेक करो, ऑफ द सब्सटेंस एंड यूनिट्स एज लेंथ, यूनिट सेल एज लेंथ, मतलब ए की बात कर रहा है। तो ये मोलार मास, कैपिटल M, डेंसिटी और एज लेंथ में क्या रिलेशन है वो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले, इफ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज ए, अगर मेरा एज लेंथ क्या है बच्चा, ए है, एज लेंथ को मैं ए मान लूं, तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होता है, आपको पता होगा किसी भी क्यूब में जो हम एज लेंथ लेते हैं बच्चा, उसका ही क्यूब, अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब होगा, है ये नहीं, ए इंटू ए, एल इंटू बी इंटू एच।
तो मेरा वॉल्यूम क्या हो गया बच्चा, ए क्यूब मेरा वॉल्यूम आ गया। कोई दिक्कत है किसी को? बिल्कुल नहीं सर। कंसीडर द मास ऑफ वन पार्टिकल इज एम, जैसे कि हमने पीछे भी बोला था कि हम एक पार्टिकल का मास एम लेने वाले, तो मास ऑफ वन पार्टिकल मेरा एम हो गया, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज एन, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है बच्चा उनको हम एन बोलेंगे। एक पार्टिकल का मास एम है और नंबर ऑफ पार्टिकल मेरे एन है, इतना समझ में आ गया? तो टोटल मास ऑफ पार्टिकल कितने हो गए सर, एम इंटू एन हो जाएंगे। टोटल जो मास आएगा बच्चा वो कितना आएगा, जो पीछे बताया था वही सेम रिपीट हो रहा है, एम इंटू एन। और इसी एम इंटू एन को हम क्या बोलेंगे कि ये यूनिट सेल का भी मास है, तो दिस ऑल्सो इंडिकेट्स मास ऑफ यूनिट सेल। क्या इतना समझ में आ गया सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? अब हम जरा डेरिवेशन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक तो मैंने पीछे भी बताया था आपको। अब हम बोलेंगे सर डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी इज गिवन बाय डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जो यूनिट सेल उसका डेंसिटी कितना होगा, तो डेंसिटी इज गिवन बाय रो इक्वल टू, जो हम जानते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ध्यान से देखना बच्चा, सर मास ऑफ यूनिट सेल का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो मास को हमने दिखाया है m इंटू एन से। अच्छा टोटल वॉल्यूम क्या है सर, ए क्यूब है, पीछे बताया था। तो मतलब हमको एक चीज मिल गई कि डेंसिटी जो होगा मेरा m इंटू एन अपॉन ए क्यूब होगा। क्या ये कंसेप्ट दिमाग की नसों में उतर रहा है? एकदम कंसेप्ट दिमाग की नसों में उतर रहा है सर। सबको समझा कहाँ से आया ये चीज? यस, इसको मैं एक इक्वेशन दे देता हूँ कि भाई ये इक्वेशन नंबर 1 है जो आगे यूज होने वाला है। कोई दिक्कत किसी को भी कहीं पर भी है तो बता दो। पिक्चर एकदम क्लियर है? कोई ऐसा है जो कंफ्यूज हो रहा है? कमेंट करो, मैं जरूर आंसर दूंगा। यहाँ तक तो एकदम क्लियर होना चाहिए। हर एक चीज जो मैंने सिखाई वही वहां पर यूज कर रहा हूँ। अब क्या करने वाले हैं सर, अब हम थोड़ा सा मोलार मास के बारे में बात करेंगे। द मोलार मास ऑफ, अगर मोलार मास में लेता हूं बच्चा, समझो कि मैंने क्या ले लिया बच्चा, मैंने मोलार मास ले लिया एग्जांपल के लिए। सर मोलार मास को हम किससे दिखाते हैं, जरा बोलो, कैपिटल एम से दिखाते हैं, ठीक है? तो मोलार मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन एज, मोलार मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन एज, मोलार मास किसे दिखाते हैं, कैपिटल एम से दिखाते हैं। तो मोलार मास क्या होता है बच्चा, जरा सोचो और समझो, जरा मुझे आंसर दो जल्दी से। तो सर मोलार मास का मतलब है एक मोल का मास, मास ऑफ 1 मोल। ध्यान से देखना बच्चा, मोलार मास का मतलब होता है, बहुत ध्यान से देखो क्योंकि यही वो कंसेप्ट है जहां पर लोग बेहोश होते हैं। समझो, मोलार मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल। चलो कोई बात नहीं, मास ऑफ 1 मोल। मास को किससे दिखाते हैं सर, स्मॉल m से दिखाते हैं। क्या बोला था हमने, स्मॉल m से दिखाते हैं। एक एक पार्टिकल को हम स्मॉल m से दिखाते हैं। एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं, और एक मोल में ऐसे कितने पार्टिकल हैं, तो एक मोल में टोटल Na पार्टिकल होते हैं। एवोगैड्रोस नंबर होता है। कुछ गया दिमाग में? क्या बोला इसने मोलार मास में? मोलार मास का मतलब है मास ऑफ 1 मोल। तो मास कितना, एक पार्टिकल का मोल, एक पार्टिकल का मास। ऐसे मेरे पास करोड़ों पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर में आपको पता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं, इतना एवोगैड्रोस नंबर है। तो एक पार्टिकल का मास अगर मालूम है तो हम उसको अगर मोलार मास निकालना है तो मैं उसको मोल वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एक का मास कितना है, m, और ऐसा मुझे कितना चाहिए बच्चा, Na से मल्टीप्लाई करना, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, पूरा मोलार मास मिलेगा। मतलब यहां पर लॉजिक अब धीरे धीरे क्लियर होगा कि सर ये होने वाला है मास ऑफ 1 पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल। बोलो समझ में आया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। क्या ये बात समझ में आई? तो कैसे करेंगे, मास ऑफ 1 पार्टिकल क्या है, स्मॉल m, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल क्या है, Na होता है। सबको समझा? तो हमको एक नया कंसेप्ट मिल गया सर। क्या मिल गया, कैपिटल M इक्वल टू m इंटू एन मिल गया। क्या मैं ये उम्मीद करूं कि मस्त नसों में बैठ रहा है कंसेप्ट सर, कंसेप्ट उबल रहा है, एकदम नसों में बैठ रहा है, एकदम फिट हो रहा है। यस, कोई दिक्कत है? ये कंसेप्ट बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि आया कैसे, रट्टा मार लेते हैं। बट सोचो ना मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मैंने बोला मोलार मास, एक मोल का मास, एक मोल में जितने पार्टिकल उन सबका मास। तो मास एक पार्टिकल का और जितने पार्टिकल है वो लगा दो, तो मास और जितने पार्टिकल वो लगा दो।
सर इतना समझ में आ गया। अब इसमें से क्या मैं m का वैल्यू निकाल सकता हूं? क्या मैं इसमें से m का वैल्यू निकाल सकता हूं? ट्राई करते हैं चलो। देयरफॉर स्मॉल m इक्वल टू, स्मॉल m किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल M अपॉन एन ए। क्या बात है भाई, कैपिटल M अपॉन एन ए, बहुत बढ़िया। ये जो मैं इक्वेशन लेकर आ रहा हूं इसको मैं 2 नंबर दे देता हूं कि भाई ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया मेरे लिए, काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है देखिए। अब इसको मैं डेंसिटी वाले फॉर्मूले में चिपका देता हूं मतलब अरे यूज कर लेता हूं यार। तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। कुछ गया दिमाग में? मतलब सर ये कुछ ऐसा होने वाला है, बवाल होने वाला है। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। समझ में आया सबको? तो ऐसे केसेस में डेंसिटी इक्वल टू m इंटू एन अपॉन ए क्यूब था। मैं पहले दिखा रहा हूं कैसे है, फिर सब्स्टिट्यूट करता हूं। अब m की जगह पे आ जाएगा, इस m की जगह पे आ जाएगा कैपिटल M इंटू एन, और इसके साथ में आ जाएगा एन ए, देखो एन ए है, इंटू ए क्यूब, एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। यही आपका बच्चा इक्वेशन नंबर 3 है और यही आपका एंड वाला रिलेशन है। तो सबको समझ में आ गया डेरिवेशन कैसे निकालना है? प्यारा सा रिलेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि ये डेरिवेशन पूछा जाता है। अगर डेरिवेशन नहीं आए तो भाई इसके ऊपर न्यूमेरिकल गारंटीड है। सर कैसे पूछेंगे न्यूमेरिकल? मास, मोलार मास देंगे, एन दे देंगे, बीसीसी है, एफसीसी है, एससीसी है, वहाँ पर एन का वैल्यू 1 है जो हमने पार्टिकल का कैलकुलेशन किया था लास्ट लेक्चर में। फिर एन ए का वैल्यू आपको पता ही है, ए क्यूब आपको मालूम है, डेंसिटी निकालो, या डेंसिटी देंगे एम एन देंगे और बोलेंगे कि चलो ए क्यूब निकालो, या फिर मोलार मास। ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है भाई, मोलार मास पूछते हैं, हर बार पूछते हैं, लोग कन्फ्यूज होते हैं भाई मोलार मास कैसे निकालेंगे? एम का वैल्यू यहीं पर रखो, बाकी सबको ट्रांसफर, तो रो एन ए इंटू ए क्यूब डिवाइड बाय एन। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, बड़ा मजेदार होता है। मैं उम्मीद करूँ कि एकदम नसों में बैठा होगा, कंसेप्ट एकदम छप गया होगा आपके दिमाग में। कोई दिक्कत है? अब आएंगे हम लोग कि भाई क्रिस्टल का अरेंजमेंट कैसा होता है। ठीक है, एक्चुअल में जो अरेंजमेंट की हम बात करते हैं वो कैसा होता है, तो जरा समझने की थोड़ी सी कोशिश करो। पैकिंग पार्टिकल्स जो होते हैं इन क्रिस्टल वो क्या होते हैं, समझने की कोशिश कर बच्चा। अगर मैं आपको बोलूं कि एक पार्टिकल है जो दूसरे पार्टिकल से अटैच है, तो बच्चा कोई भी पार्टिकल जब वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अटैच होता है, समझो पहले, तो वो जितने पार्टिकल से अटैच होगा उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर माना जाता है। तो अगर मैं पूछूं आपको कि इस अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो बच्चा ये कोई बीच वाला एक पार्टिकल पकड़ लो, नंबर 1 पकड़ लो, ये कितने लोगों से अटैच है? ये इससे अटैच है और इससे अटैच है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा। मतलब कोई भी पार्टिकल अपने नेबरिंग एटम से जब अटैच होता है तो उसी को हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कोई भी पार्टिकल जब अपने नेबरिंग एटम से अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। अब अगर वो अरेंजमेंट एक ही वे में जा रहा है तो उसको हम 1 डायमेंशन बोलते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पहले जरा देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। यहाँ पर बोल रहा है कि पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटाइस। इसके अंदर पहला इंफॉर्मेशन वही है जिसकी मैंने बात किया, द नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर दैट टच एनी गिवन स्फीयर इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कि द नंबर ऑफ अ नेबरिंग स्फीयर, मतलब कि जो आजू बाजू वाले लोग जो एक दूसरे को टच करते हैं, दैट टच एनी गिवन स्फीयर इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? एग्जांपल मैंने पीछे दिखाया था समझने के लिए। अब इस पैकिंग पैटर्न के अंदर अब हम समझने वाले कि भाई 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन क्या होता है, और 2 में 2 बंदे आते हैं। देखो आगे तो आपको 3 4 भी होते हैं, 4 नहीं 3 वाले भी होते हैं जिसके अंदर आपको और एडवांस होता है, बट मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से वो नहीं करना है। सर वो सच में नहीं आते बच्चा, ओपनली बोल रहा हूँ। आपको 1 डायमेंशन पता होना चाहिए, 2 डायमेंशन में 2 स्ट्रक्चर निकलते हैं वो पता होना चाहिए। तो सर 1 डायमेंशन क्या होता है जरा बता दो, मजा आ रहा है हमको। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं 1 डायमेंशन की, सर ये 1 डायमेंशन क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, जहां पर बच्चा पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चा, टच करेंगे। ठीक है, और एक ही डायमेंशन आपको विजिबल होगा। कैसे? चलो दिखाता हूं। एक पार्टिकल इसको टच किया, ये इसको टच किया, ये इसको टच किया, देखते चल बच्चा, ये इसको टच किया, ये इसको टच किया, देखते चलो। ठीक है, ये इस तरह से देखते चलो, दिख रहा है? इसको बोलते हैं 1 डायमेंशन। सर 1 डायमेंशन में क्या खास बात है? 1 डायमेंशन में खास बात यह है, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। उसमें क्या होगा आंसर जरा देखो, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में आंसर क्या बोलेंगे? क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में आप ये बोलने वाले हो, अ क्लोज पैक्ड 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रिजल्ट बाय अरेंजिंग द स्फीयर टू टच ईच अदर
इन अ रो, एक रो में अगर हम स्पीयर को आपस में टच कराते जाए, एक रो में हमने स्पीयर को ऐसे रख दिया कि वो आपस में टच करे, तो इसको हम बोलेंगे कि भाई ये क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के अंदर, क्लोज पैकिंग के अंदर वन डायमेंशन हुआ। ये वन डायमेंशन क्यों हुआ, उसका रीजन बताओ सर। वन डायमेंशन इसलिए हुआ बिकॉज इसमें से हमको सिर्फ और सिर्फ लेंथ समझ में आ रही है। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां से यहां तक लेंथ समझ में आ रहा है, इसका चौड़ाई कितना है वो पता ही नहीं चल रहा है हमको, चौड़ा कितना है, तो इसमें सिर्फ लेंथ समझ में आ रही है। एक ही डायमेंशन, लेंथ विड्थ और हाइट 3 डायमेंशन होते हैं, हमको एक ही डायमेंशन समझ में आ रही है इसमें। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत है बच्चा, किसी को भी कहीं पर भी चीज़ें एकदम आसान तरीके से सबको समझ में आ रही हैं, सिस्टमेटिक तरीके से सबको समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सर 2 डायमेंशन क्या होता है। 2 डायमेंशन में इसका मतलब कि सर उसमें लेंथ के साथ में विड्थ भी आता होगा, बिल्कुल सही जवाब, लेकिन अरेंजमेंट वहां पर थोड़ा सा बदलेगा। तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन के अंदर जब हम जाएंगे, ध्यान देखना जरा, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन के अंदर जब हम जाएंगे तो अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि अ क्लोज पैक्ड 2 डायमेंशनल जो होगा बच्चा स्ट्रक्चर रिजल्ट बाय स्टैकिंग द रो टुगेदर सच दैट दे आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। सर ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, पूरा बाउंसर जा रहा है, ध्यान से देखना बच्चा क्या बोल रहा हूं। जो 2 डायमेंशन है वो बोल रहा है कि भाई पहले आप 1 डायमेंशन बनाओ और उसी के ऊपर आप वापस से 1 डायमेंशन लो, उसी के ऊपर फिर वापस से 1 डायमेंशन लो। वापस जरा पढ़ो, अ क्लोज पैक्ड 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रिजल्ट्स बाय स्टैकिंग का मतलब चिपकाने के बाद, चिपका दो द रोज टुगेदर, मतलब जो रो हमने नीचे बनाया था फर्स्ट ऑर्डर वाला, मतलब 1D वाला, मतलब फर्स्ट जो हमारा क्लोज पैकिंग था, उसके बाद उसके ऊपर फिर वापस से फर्स्ट रो निकालो, वापस से फर्स्ट रो निकालो, और उसके बाद जो रिजल्ट बनेगा दैट इज बेसिकली कंसीडर्ड एज क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल वाले का स्ट्रक्चर बनाना है और उसके ऊपर वापस से 1 डायमेंशन स्टैक करना है, स्टैक मतलब चिपकाना है। अगर ऐसा करते हैं तो आपको 2 डायमेंशन मिलेगा, बट ऐसे करने के 2 ऑप्शन हैं, ऐसे करने के 2 ऑप्शन, ध्यान से देखना जरा, कंसेप्ट समझा रहा हूं पहले। ऐसे करने के सर कौन कौन से 2 ऑप्शन है, जरा पीछे जाके समझाता हूं कि अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, ये जो बताया वो क्या था बच्चा, ये 1 डायमेंशन नेचर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1D है, ये 1 डायमेंशन पैटर्न है। लेकिन जो 2 डायमेंशन है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। 2 डायमेंशन में ये बोल रहा है कि 2 स्ट्रक्चर मिलेगा, एक मिलेगा स्क्वायर वाला, एक मिलेगा हेक्सागोनल। तो हम पहले समझेंगे सर स्क्वायर वाला कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्क्वायर वाले में क्या होगा बच्चा कि जैसे हमने बोला कि एक के पीछे एक अटैच करना, एक ले लिया, इसके बाजू में एक और अटैच कर दिया, देख लो इसके बाजू में एक और अटैच कर दिया, ठीक है, थोड़ा नीचे ले लेते चाहिए तो 1 2 3, ठीक है, ये हो गया 4, इस तरह से। अब मैं नीचे उसके ऊपर देखो, ये एक डायमेंशन हो गया बच्चा मेरा, एक डायमेंशन हो गया। अब ये दूसरा डायमेंशन बना रहा हूँ, मतलब एक ही डायमेंशन उसके ऊपर चिपका रहा हूँ, फिर यही उसके ऊपर फिर से चिपका रहा हूँ, देखो इस तरह से, फिर यही मैं फिर यहाँ पे चिपका रहा हूँ, समझ में आ रहा सबको, फिर यही मैं देखो यहाँ पे चिपका रहा हूँ। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2 डायमेंशन। अगर इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो एक बीच वाला पार्टिकल है जो देखो यहाँ से अटैच है, इससे अटैच है देखो यहाँ पर, फिर इससे भी अटैच है, फिर इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है। अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये क्या बन जाएगा बच्चा, स्क्वायर बन जाएगा। दिख रहा है सबको स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखो दिख रहा है सबको, क्लियर है एकदम। देखो 4 लोगों से अटैच है, मैंने बता दिया 4 लोगों से अटैच, और क्या बन रहा है बच्चा, स्क्वायर बन रहा है। मतलब सर ये स्क्वायर वाला वो पैटर्न होता है, स्क्वायर वो पैटर्न होता है 2D डायमेंशन के अंदर, स्क्वायर वो पैटर्न होता है जहां पर 1 डायमेंशन के ऊपर 1 डायमेंशन को हम फिट करते हैं और उसके बाद जो आंसर बनता है वो हमको स्क्वायर के टर्म में 2 डायमेंशन मिलता है। पहला मेथड। दूसरा मेथड ये है कि हम 1 डायमेंशन का एक पैटर्न बनाते हैं, बहुत ध्यान से देखना बच्चा, समझो पहले 1 डायमेंशन का एक पैटर्न बनाते हैं। इस तरह से हमने 1 डायमेंशन का एक पैटर्न बनाया, अब देख पा रहे होंगे। अब ये बोल रहा है कि दूसरा जो बनाएंगे ना बच्चा वो यहीं पर मत बनाओ, रुको जरा, ये 1 डायमेंशन थोड़ा ऊपर ले लेता हूं मैं, यहीं पर मत बनाओ तुरंत, चिपकाना तो है नो डाउट, लेकिन यहां पे मत चिपकाओ। फिर कहां चिपकाएंगे सर, ये बोल रहा है कि इनको ना एकदम एक के ऊपर एक या एक के नीचे एक नहीं करना है, इनको ना पहले दूसरे पार्टिकल का जो गैप आ रहा है, देखो ये पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में देखो गैप आ रहा है, गैप, इनके बीच में चिपकाओ तीसरा पार्टिकल। मतलब जो अगला लाइन बनेगा ना, देखो पहला लाइन ऐसा है तो दूसरा लाइन ऐसा जाना चाहिए, फिर तीसरा लाइन ऐसा जाना चाहिए, फिर चौथा लाइन ऐसा जाना चाहिए। इसमें क्या था, इसमें सबके सब लाइन सेम टू सेम जानी चाहिए। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में। सर इसमें करेंगे तो क्या फर्क होगा, चलो देखते हैं क्या फर्क होगा। फर्क तो हमको पता चलेगा जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे ना बच्चा, तब हमको समझ में आएगा
कि सर इसका मतलब आप कहना ये चाह रहे हो कि अगर हम उस जगह में जो ब्लॉक दिख रहा है मुझे खाली, अगर मैं उसमें ड्रॉ करूं इस तरह से, एक मिनट ये नहीं लेता हूं, इसका डुप्लीकेट ले लेता हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पे ऐसे करूं, देखो ये पैटर्न बताना चाह रहे हैं, ये इस तरह से सबको दिख रहा है, इस तरह से देखते चलो एकदम मस्त नसों में छप जाएगा सब कुछ इस तरह से। फिर अगला वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा, देखो अगला वापस अपनी जगह पे आ गया, ये भी क्या हो गया बच्चा अपनी जगह पे आ गया, दिख रहा है सबको, ये भी क्या हो गया बोलो अपनी जगह पे आ गया, क्लियर है। फिर अगला इन दोनों के गैप में जाएगा, एकदम क्लियर है, कंसेप्ट एकदम उबाल मार रहा है, एकदम बोलते हैं ना नसों में सर छलक रहा है सर, एकदम कंसेप्ट की बौछार चल रही है। अब इससे क्या पता चल रहा है कि ये बंदा ए है तो ये मुझे बी बोलना पड़ेगा, इसको हम ए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका पैटर्न अलग हो गया, ए बी, फिर ये वापस से अपनी जगह पे आ गया, देखो ए, फिर ये थोड़ा सा चेंज हो गया बी। अब ये कितने लोगों से अटैच है जरा चेक करो, तो सर ये एक लोगों से अटैच है, दो लोगों से अटैच है, तीन लोगों से अटैच है, चार लोगों से अटैच है, पाँच लोगों से अटैच है, छः लोगों से। इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे हेक्सागोनल। क्या बन जाएंगे बच्चा? हेक्सागोनल। 2 डायमेंशन में आपको 2 चीज़ें मिली, एक मिला स्क्वायर वाला, एक मिला हेक्सागोनल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एकदम नसों में कंसेप्ट ना प्रिंट हो गया रहेगा। यस, ब्लड में जो आपके बहुत सारे केमिकल्स होते हैं उसमें कंसेप्ट भी बह रहा होगा इस समय। यस और नो, कमेंट में बताओ क्या कंसेप्ट आपके नसों में बह रहा है कि नहीं बह रहा है? यस और नो कमेंट करके बताओ। तो ये चीजें आने वाली है 2D डायमेंशन के अंदर। तो मतलब सर ये परफेक्ट क्लियर एकदम 1 डायमेंशन वाला क्लोज पैकिंग के अंदर 1 डायमेंशन एकदम क्लियर है। फिर ये 2 डायमेंशन के अंदर जो 2 इंफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा था वो 2 इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग ये आपको बोलना होगा। क्या इसमें ए बी टाइप होता है? नहीं सर, ये पूरा ए टाइप होता है। तो इसका प्रॉपर डायग्राम मैं पीछे बना देता हूं, ठीक है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग टाइटल होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो डायग्राम है मैं यहां पे बना देता हूं, वही डायग्राम जो मैंने पीछे बताया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वही डायग्राम जो मैंने पीछे बनाया था। ध्यान से देखना बच्चा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सर कैसे करेंगे? बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। देखो सर आप तो मस्त सिस्टम से बना रहे हो, हम कैसे बनाएंगे? आप अभी बच्चा ऐसा ही क्या करेंगे, राउंडर यूज कर लेंगे फटाफट, ठीक है। कॉइन वाइन ले सकते हैं, फ्री हैंड से मत बनाना, बहुत ऑकवर्ड लगेगा ये, ठीक है। इजी डायग्राम यार, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे राउंडर से तो फटाफट हो जाएगा, है कि नहीं? या कोई कॉइन वाइन टाइप में कुछ रहेगा तो उसमें कर लो। दिख रहा है बच्चा? कोई डाउट है? मस्त मजा आया? कोई दिक्कत है तो बोलना। यस, ये हो गया मेरे लिए 2 डायमेंशनल। अब इस 2 डायमेंशनल को क्या नाम देंगे? ए टाइप का डायमेंशन है ये, इसको हम ए टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? ए टाइप। देखो ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, दैट इज कॉल्ड ए टाइप। और इसमें से कोई एक पार्टिकल पकड़ लिया हमने बीच में, तो हम ये देख पा रहे हैं कि 4 लोगों से अटैच है। तो कहाँ से अटैच है? इससे अटैच है, इससे अटैच है, इससे अटैच है, इससे अटैच है, इससे, 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 4 लोगों से अटैच है। क्या ये कंसेप्ट नसों में बैठा है? सर ये 2 डायमेंशनल क्यों नाम दिया इसको? इसलिए नाम दिया क्योंकि इसमें हमको लेंथ भी मिल रही है और हमको ये हाइट भी मिल रही है, विड्थ भी मिल रही है, चौड़ाई मिल रही है, हाइट नहीं विड्थ मिल रही है। समझ में आया? इसलिए इसको 2 डायमेंशन नाम दिया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब ये जो डिटेलिंग दिया गया बच्चा वही है जो मैं बता रहा हूं आपको कि भाई 1 डायमेंशन रोज ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर, मतलब एक डायमेंशन वाला जो क्लोज पैक्ड स्फीयर होगा उसको हम क्या करेंगे बच्चा? स्टैक मतलब चिपका देंगे। कहां? ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर चिपकाएंगे, सच दैट कि स्फीयर अलाइन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, कि स्फीयर हमारा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली होना चाहिए। मतलब सर ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, कैसा आया? हॉरिजॉन्टल आया, फिर ये तीसरा हॉरिजॉन्टल, लेकिन उसके बाद आप देखें तो इसकी जो चौड़ाई ना बच्चा वो वर्टिकल जा रही है, इस तरह से चौड़ाई होगी। आया समझ में? तो ये तो हम अरेंज तो करेंगे हॉरिजॉन्टली, लेकिन वो बनेगा कैसे? वर्टिकली बन जाएगा। इसलिए हम उसको स्फीयर को अलाइन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली करते हैं। इफ द फर्स्ट रो इज लेबल्ड एज ए, पहले को अगर मैंने ए बोला, बीइंग एग्जैक्टली सेम एज द फर्स्ट रो, द सेकेंड रो इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए। इसलिए इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे ए अरेंजमेंट। और इसके अंदर टोटल कितना अटैचमेंट हो रहा है बच्चा? 4 हो रहा है। इसलिए जो इसका 2 डायमेंशन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसको हम बोलेंगे भाई ये 4 होने वाला है। बोलो ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत है बच्चा? कोई ऐसा जो कंफ्यूज हुआ किसी भी एंगल से? होने नहीं दूंगा। यस, अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट जिसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो सर इसमें क्या होने वाला है? बड़ा ही ज्यादा सिंपल है, चीजों को देख लो। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर देख ले बच्चा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सर इसमें क्या होगा बोलो जरा? तो सर इसमें ये होने वाला है कि जैसे बोला कि पहला जो पार्टिकल्स है वो देख लेते हैं। पहला अरेंजमेंट कुछ इस तरह से मिल रहा है हमको, ठीक है।
पहला अरेंजमेंट कुछ इस तरह से मिल रहा है, ये है दूसरा अरेंजमेंट, मतलब उसका ही वन डायमेंशन, ये वन डायमेंशन है। इस वन डायमेंशन को हमने क्या किया, इस वन डायमेंशन को हमने क्या किया बच्चा, इस वन डायमेंशन को हमने क्या किया, इस वन डायमेंशन को हमने ऐसे अरेंज किया कि इनके गैप में आके फिट होने चाहिए। तो ये पहला ए है, लेकिन दूसरा क्या होगा, बी बन जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम नहीं हो रहा है भाई, एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो रहा है कि नहीं, दिख रहा है क्लियर। अब ये तीसरा वापस अपनी सेट पर आ जाएगा, मतलब ये ए और फर्स्ट और थर्ड एकदम सेम टू सेम जाएंगे, फर्स्ट और थर्ड एकदम सेम टू सेम जाने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आई, फर्स्ट एंड थर्ड एकदम सेम टू सेम जाने वाले हैं। तो ये देखो इस तरह से। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एकदम अच्छे से, ठीक है। कहते हैं कि यार एकदम लाइव पैटर्न में जा रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है। देखो इस तरह से दिख रहा है सबको यहाँ पर। अब हमको इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं, बट ठीक है, एक लास्ट ले लेते हैं। ये क्या दिखाएगा सर, हेक्सागोनल। क्या दिखाएगा बच्चा, ये हेक्सा का पैटर्न दिखाएगा, दिख रहा है। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये थोड़ा सा ज़रा अरेंजमेंट ऊपर का डिस्टर्ब होगा, फिर ये यहाँ पे नीचे वाले डिस्टर्ब होने लगेंगे, ठीक है। चलो रुको ज़रा, चलिए ठीक है। तो अभी हम ज़रा देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है इसके अंदर। पहली बात ये लेंथ नो डाउट, और दूसरी बात ये विड्थ थोड़ा अप एंड डाउन जा रहा होगा, बट ठीक है विड्थ है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, सर ये ए दिख रहा है बट ये अलग है, तो सर बी दिखेगा, अलग मार्कर ले लेता हूँ। सर ये वापस ए दिख रहा है, और यहाँ पर हम बोलेंगे कि सर ये बंदा थोड़ा अलग दिख रहा है, तो इसको हमने बोला कि सर ये बी है, ये भी बी होगा। मतलब फर्स्ट और थर्ड आपस में मैच करेंगे, सेकंड और फोर्थ आपस में मैच करेंगे। आप कोई भी एक पार्टिकल पकड़ लो और देखते हैं कितने लोगों से अटैच है। जैसे कि ये मैंने पकड़ लिया, तो ये कहाँ पे अटैच है सर, सब पे अटैच है। इससे अटैच है, 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 सबको जोड़ दिया मैंने। जोड़ने के बाद जो मैं देख पा रहा हूँ, अरे हरे क्या बात है भाई, हेक्सागोनल बन रहा है बच्चा। क्या बन रहा है, हेक्सागोनल बन रहा है भाई, मजा आ गया देख के। ये ऐसे डायग्राम छापना है पूरा एकदम, फोड़ना एकदम ऐसे एग्जाम में। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में डायग्राम बनाएंगे और इसके ऊपर लिखेंगे क्या, वही वन डायमेंशनल वाला एक अरेंजमेंट, उसके ऊपर दूसरा वाला ले रहे हैं। लेकिन हम कहाँ लेंगे बच्चा, इसको वॉइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वॉइड। ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, छोटा सा एकदम गैप दिख रहा है, जो देखो इस वाले गैप को, ये जो गैप दिख रहा है उल्टा हो गया, ये जो दिख रहा है देखो इस तरह से, इसको वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, वॉइड। तो ये हमको बोला जाएगा कि भाई ये वॉइड है। तो कभी अगर पूछा गया कि भाई ये कहाँ पर तीसरा डायमेंशन, देखो पहला रो ए वाला एकदम कंप्लीट है, लेकिन बी वाला कहाँ पर है, तो बोलेंगे बी वाला जो है ना ए वाले पार्टिकल के वॉइड में फिट होता है। वॉइड मतलब उसके गैप में डाला जाता है। आया समझ में, इसलिए मैं वॉइड बता रहा हूँ आपको, नया चीज़। चलिए जरा इसकी वर्डिंग जरा देख लेते हैं, बड़ा मजा आएगा देख के, आपको खुद फील आएगा सामने से कि सर बड़ा मज़ेदार आंसर लग रहा है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। आंसर तो समझ गए होंगे 99%। क्लोज पैक्ड वन डायमेंशनल रो शोज दैट देयर आर डिप्रेशन बिटवीन द नेबरिंग स्फीयर। सर ये डिप्रेशन क्या है, इस वॉइड को ही डिप्रेशन बोलते हैं। इस वॉइड का दूसरा नाम है डिप्रेशन। अरे सर अगर आप नहीं बताते तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, अगर आप नहीं बताते तो भाई हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो डिप्रेशन है ये, वॉइड का दूसरा नाम डिप्रेशन। कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना इसका, ये यही चीज़ है बच्चा, कंफ्यूज मत होना, ऐसे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आ गई कि सर ये डिप्रेशन जो होता है या जो गैप होता है उसमें हम फिट करते हैं। मतलब क्लोज पैक्ड वन डायमेंशनल रो शोज दैट कि देयर आर डिप्रेशन बिटवीन नेबरिंग स्फीयर। अगर हम क्लोज पैकिंग का वन डायमेंशन बनाते हैं तो हमको पता चलता है कि वहां पर गैप है दोनों के बीच में। इफ द सेकेंड रो इज अरेंज इन सच अ वे दैट इट्स स्फीयर फिट इन दैट डिप्रेशन। सेकेंड रो को मैं ऐसे अरेंज करूं कि वो पहले रो के डिप्रेशन में फिट हो जाए, एंड स्टैगर्ड अरेंजमेंट रिजल्ट्स, और तब हमको एक नया स्टैगर्ड पैटर्न रिजल्ट मिलता है, एक नया पैटर्न रिजल्ट मिलता है। अब ये हम कंटिन्यू करेंगे। अगर पहले वाले रो को हमने ए नाम दिया है, ठीक है, टाइप रो, द सेकेंड रो थोड़ा सा डिफरेंट है तो उसको बी बोलेंगे। सिमिलरली द स्पीयर फोर्थ वाले को वापस से हम बोलेंगे कि यार ये बी हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला थर्ड वाला सेम होता है, एंड सेकेंड रो एंड हेंस फोर्थ रो वुड बी बी। मतलब पहला ए है, दूसरा बी, फिर तीसरा ए, फिर चौथा बी। देखो फोर्थ वाला सेकेंड एंड फोर्थ विल बी बी, और फर्स्ट एंड थर्ड विल बी ए। द रिजल्टिंग टू डायमेंशनल अरेंजमेंट विल बी ए बी ए बी, इसलिए वो ए बी का पैटर्न दिखाएंगे। एंड इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर टचेस 6 क्लोजेस्ट नेबरिंग एटम। तो अगर आपने देखा होगा कि 6 लोगों को टच कर रहे हैं, इसलिए इसका जो टू डायमेंशनल निकल कर आएगा वो क्या आएगा बच्चा, द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस पैकिंग विल बी 6। तो इसके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर माने जाते हैं।
क्या ये एकदम क्लियर है? कंसेप्चुअल एकदम क्लियर है बच्चा। अब एक लास्ट कंसेप्ट लेने वाला हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर, जो डायरेक्टली आपको याद करना है, एमसीक्यू में आता है इसलिए मैंने वो रखा हुआ है ताकि आपको मालूम पड़े। ठीक है, डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इसके अंदर आपको डायरेक्टली बोलना है कि हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी स्फीयर इन सिंपल क्यूबिक विल बी 6। डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे तो हमको ये याद करना है, डायरेक्ट समझ लो पहले कितना है बच्चा, 6 है, डायरेक्ट कहानी खत्म। लेकिन सर तो भी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे क्या होता है, थोड़ा सा देख लो कि भाई इसके अंदर क्या होता है। रिजल्ट फ्रॉम स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ईच स्फीयर इज सराउंडेड बाय 6 नेबरिंग स्फीयर, 4 इन इट्स ओन लेयर एंड 1 अबव 1 बिलो। तो टोटल 6 होते हैं रच में, जिसमें से 4 खुद के होते हैं और एक ऊपर एक नीचे होता है, इसलिए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो एससी का कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्ट याद करके चलो 6 होता है। ठीक है, और दूसरा ले लेंगे कि भाई बोथ एचसीपी जो एचसीपी सीसीपी याद कर लो, डायरेक्ट याद करना है, या एफसीसी, सीसीपी को हम एफसीसी बोलते हैं। ठीक है, और ये एचसीपी है, क्या है बच्चा, एचसीपी है। तो जो एचसीपी या फिर सीसीपी जो स्ट्रक्चर होगा, एचसीपी या फिर सीसीपी जो स्ट्रक्चर होंगे जो हेक्सागोनल के अंदर बनते हैं, उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12 होने वाले हैं। द स्फीयर इज सराउंडेड बाय 12 नेबरिंग एटम। और अच्छा, 12 नेबरिंग एटम से अटैच होंगे तो कैसे कैसे, 6 खुद के होंगे, 3 अबव 3 बिलो, इस तरह से। तो इसका जो एचसीपी और सीसीपी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चा वो 12 आएगा। तो एग्जाम में यही होता है कि भाई कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो भाई 12 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर है किसका, एचसीपी या सीसीपी या एफसीसी का, इनका 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। ये नंबर याद रखना है, यहाँ पर ये लिखने का इंपॉर्टेंस नहीं, नंबर याद रखना है एमसीक्यू के लिए, चलेगा। तो इस तरह से ये जो कंसेप्ट था बच्चा यहाँ पर खत्म हुआ। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट कंसेप्ट लेकर आएंगे इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर का। उम्मीद करने की ये सीरीज में आपको बहुत मजा आ रहा होगा। एक बार फिर से अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स हो तो आप अपने दोस्तों मित्रों यारों को भेजो, बताओ। आप नए हैं, आपको पता चल गया तो आप जो आपके अदर दोस्त हैं उनको बताइए इस चैनल के बारे में। और चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लास 12 की पूरी केमिस्ट्री बच्चा सिस्टमेटिक तरीके से आगे एमएससीडी के लिए गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर 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 फॉलो कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही खूबसूरत से लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।